बांग्लादेश ने एक बार फिर से गेम के अंदर ग्रिप बना ली है, क्योंकि अजान, इमाम, देन अब्दुल्ला फजल पार्टनरशिप्स के बाद हमें ये महसूस हुआ कि यार कुछ पाकिस्तान बेहतर करेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा अजान अवैस एक जबरदस्त क्लासी नॉक खेलते हैं, सेंचुरी लगाते हैं अपने डेब्यू मैच के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। लेकिन उसके बाद अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल जैसे ही अपने विकेट देकर जाते हैं, यानी कि आउट होकर जाते हैं आफ्टर अ ग्रेट इनिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि छोटा सा कोलैप्स आता है। अब्दुल्ला फजल की विकेट जाना, अजान अवैस की विकेट जाना, देन कैप्टन शान मसूद एक सॉफ्ट डिसमिसल होकर चले जाते हैं। उसके बाद साउथ शकील कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, वो भी जीरो पर आउट होकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक छोटी पार्टनरशिप नजर आई रिजवान की और सलमान अली आगा की। अब इनकी पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो 100 रन की पार्टनरशिप थी। अब इसको मैं छोटी पार्टनरशिप क्यों कह रहा हूं? देखो, छोटी पार्टनरशिप में इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ऊपर से अगर अब्दुल्ला फजल, ऊपर से अगर अजान अवैस, उसके बाद मैं जूनियर्स की बात कर रहा हूं, अब्दुल्ला अजान अवैस फिर अब्दुल्ला फजल, एक 103 करता है, दूसरा 60 रन की एक बेहतरीन नॉक खेलता है। उसके बावजूद आप एक गलत शॉट मारकर 100 रन की पार्टनरशिप के बाद आउट हो जाते हो, तो ब्लेम आपके ऊपर आएगा। मोहम्मद रिजवान 79 बॉल्स पर 59 कर आउट हुए। देखो, वो जो छोटा सा कोलैप्स आया, उसके बाद एक अच्छी सी पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान जरूर लगी, जबरदस्त तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया। लेकिन क्या जरूरत थी कि आपने इतना बुरा शॉट मारकर विकेट थ्रो करनी थी, जबकि आपको यह पता है कि अगले 10 12 15 मिनट में टी ब्रेक भी होने वाली है। वो तो बारिश हो गई, उसको छोड़ दो। लेकिन आप देखो कितने अजीब तरीके से रिजवान आउट हुआ। एक तो क्लाउडी कंडीशंस है, ठीक है, उसके बाद हवा बेहद की तेज चल रही है। आपको पता है, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हवा इस साइड की चल रही है, आपने इस साइड शॉट लगाया तो बॉल ट्रेवल कर जाती है। लेकिन हवा ही अपोजिट साइड पर चल रही है और आपका शॉट अगर गलती से उल्टा सीधा उठ गया तो विकेट जाने के चांसेस हो जाते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बॉलर्स के पास कि वो विकेट ले लें। एक तो आपने विकेट थ्रो की है, इसका सबूत ये है कि गंदी कप्तानी थी शंटो की कि उन्होंने स्पिनर लाए, क्योंकि वो स्पिनर लाए, क्योंकि आप देखो नया बॉल है, सिर्फ मेरे ख्याल से 9-10 ओवर चले थे नया बॉल को आए हुए, 9-10 या 15 जो भी चले थे, नया बॉल था उस वक्त। नाहिद राणा जैसा बॉलर हो गया या उनके और भी फास्ट बॉलर तस्कीन हो गए, अगर इन जैसा बॉलर उन कंडीशंस में या उस सिचुएशन में बॉल करता तो बॉलर्स को भी हेल्प मिलती, मूवमेंट मिलती, क्योंकि क्लाउडी कंडीशंस थी, जो कि हमने देखा मिल भी रही थी। तस्कीन अहमद का 127 130 का पेस आ रहा था, उसके बावजूद उसको स्विंग मिल रही थी। दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर अगर फास्ट बॉलर होता, उसको मदद मिलती, आप विकेट जाती, तो हम मानते। आप वो एक तो उसकी गंदी कप्तानी की वजह से स्पिनर आया, ऊपर से आप विकेट थ्रो कर चले गए हो। ये बड़ी पुअर स्ट्रेटेजी थी मोहम्मद रिजवान की तरफ से। हालांकि उससे पहले एक चांस भी मोहम्मद रिजवान को मिला था वहां पर। यहां पर आप देखो मेहदी हसन मिराज, हमारे नोमान अली, अब थोड़ा सा मैं नोमान अली को दिखाता हूं। 20 ओवर 80 रन, एक विकेट। अलॉन्ग द अदर साइड मेहदी हसन मिराज 34 ओवर विद 92 93 रन विकेट्स। अब एक यहां पर आपने चीज समझनी है। अब मैं इस टॉपिक को क्यों उठा रहा हूं, वो इस वजह से उठा रहा हूं क्योंकि इस पर बात करनी चाहिए। एक जो प्रॉपर स्पिनर होता है ना, वो आपको हर कंडीशंस के अंदर विकेट्स लेकर देता है। देखो, स्पिन कंडीशंस हो, स्पिनर के लिए मदद हो, बिल्कुल ड्राई पिच हो, वहां पर तो कोई भी स्पिनर विकेट ले लेगा। लेकिन मजा तब आता है जब फेवरेबल ना हो स्पिनर्स के लिए और स्पिनर वहां पर डोमिनेट करे। एक आपके पास सैंपल साइज नुमान अली है, दूसरा मेहदी हसन मिराज है। मेहदी की इकोनॉमी रेट देखो और आप नुमान का इकोनॉमी रेट देखो, मतलब इतनी ज्यादा कोई सपोर्टिव कंडीशन नहीं थी स्पिनर्स के लिए, फिर भी मेहदी हसन ने मेडन ओवर भी ज्यादा करवाए। नुमान का तो एक भी मेडन ओवर नहीं है। अच्छा, मैं मेडन ओवर देखता हूं या मैं मेहदी हसन ने कितने किए। अब यहां पर देखो आप, मेहदी हसन ने 4 ओवर्स मेडन किए हैं, 34 ओवर के अंदर 4 ओवर मेडन किए, सिर्फ 94 रन दिए हैं, और उन्होंने 20 में तकरीबन 88 और 85 के अराउंड के रन दिए हैं। तो मतलब ये चीज देखने वाली होती है। अच्छा, उसके अलावा यहां पर हम अगर देखें, शान मसूद को 17 बॉलों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। अब हमें शान मसूद की तरफ से वही अप्रोच नजर आई, तेज खेलना, इंटेंट क्रिकेट खेलना, जो हमने पीएसएल के अंदर देखा था। नंबर 4 पर आकर वो
जो उनका फोकस था, तेज खेलना, स्ट्राइक रोटेशन करना। चलो हम 1 मिनट के लिए शान को एडवांटेज दे देते हैं कि यार शान टीम में ऐसा बंदा है जो आएगा और प्रेशर रिलीज करेगा, यानी कि कुछ बाउंड्रीज हिट करेगा और प्रेशर रिलीज करेगा। अब जो शान आउट हुए, मैं नहीं बोलूंगा कि इसमें शान की कोई कसूर है, ये शान की विकेट शान ने दी नहीं है, शान से जोरी छीनी गई है विकेट। क्योंकि अगर आप देखो तो उन्होंने शॉर्ट मिड ऑफ लिया हुआ है, शॉर्ट मिड ऑफ उन्होंने आगे लिया हुआ है, और उसके अलावा मतलब हम कह लेते हैं मिड विकेट ली हुई है उन्होंने आगे करके, उसके बाद पॉइंट पे फील्डर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। इसका मतलब है वो फोर्स कर रहे हैं बैट्समैन को कि भाई तुम विकेट दो अपनी। तस्कीन अहमद ने बॉल दिया, शान ने ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा हवा में बॉल खेला और वो सीधा एक जबरदस्त कैच यहाँ पर तस्कीन अहमद ने बॉल की थी और कैच आपका शादमान इस्लाम ने पकड़ा था। तो ये विकेट गई नहीं थी, विकेट ली गई थी बॉलर की तरफ से बांग्लादेश की कप्तान की तरफ से ये विकेट्स ली गई थी। तो मतलब ये है कि इस तरीके की फील्डिंग जब आप सेट करते हो तो बैट्समैन के ऊपर ऑब्वियस बात है प्रेशर आता है। हालांकि हम देख रहे थे कि शान महसूस तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अच्छी फील्डिंग भी थी बांग्लादेश की, लेकिन तेज अप्रोच की वजह से उन्होंने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और जो है ना डीप मिड विकेट इस तरह की फील्डिंग नहीं ले ली, बल्कि उन्होंने फील्डिंग को आगे कर दिया कि ये शॉट मारने के चक्कर में एक चांस जरूर देगा। उसके बाद साउथ शकील, मेहदी हसन मिराज ने इनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। एलबीडब्ल्यू उस पर हुआ है, इमाम तो चलो एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद एलबीडब्ल्यू हुआ, लेकिन साउथ शकील जो कि स्पिनर्स को किसी हद तक अच्छा खेलते हैं, उस बॉल पर एलबीडब्ल्यू हुआ है जब जिस पिच पर कुछ भी नहीं है। हैरत की बात है, 0 पर आउट हुए। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने तो अच्छा खेला, आगा को भी एक चांस मिला था पर वो नो बॉल थी, आउट हो गए थे। रिजवान को भी चांस मिला, रिव्यू पर गया, वो एज नहीं थी, तो दोनों सरवाइव कर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप तो लगाई। अब सवाल ये है, क्योंकि बाबर आजम के फैंस के लिए गुड न्यूज है, वो रिकवरी उनकी सक्सेसफुल हो गई है। अब उनकी जो डिक्लेयर फिट कर दिया गया है उनको मेडिकल टीम की तरफ से, पाकिस्तान की मेडिकल टीम की तरफ से, अब वो सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। जब वो सेकंड टेस्ट के लिए खेलने के लिए आएंगे तो बाहर कौन होगा? बाहर होंगे अब्दुल्ला फजल। अब आप बोलोगे कि यार अब्दुल्ला ने भी 60 किया है, अब मुझे डर इस चीज का है कि ये बाहर साउथ शकील को ना कर दे, क्योंकि उसने 0 किया। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। देखो अजान अवैस, बाबर आजम कौन से नंबर पर खेलेंगे? चौथे नंबर पर। चौथे पे से किसको हटना पड़ेगा? शान मसूद को हटना पड़ेगा, और उनका नंबर क्या है जो पिछले कुछ सालों से खेल रहे हैं? नंबर 3। सो सिंपल है, 4 पर बाबर आएंगे, शान 4 पर से हटके तीसरे नंबर पर आएंगे। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार अजान अवैस और अब्दुल्ला में से किसको चाहना चाहिए? अजान का तो कोई है ही नहीं। अगर वो मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कुछ रन्स ना भी करता तो भी उसका हटना बनता ही नहीं था, क्योंकि 3 और 4 का मसला था। तो 3-4 एडजस्ट हो जाएंगे, आपकी नंबर बाबर आजम का आ जाएगा। अगर 4 पर कोई भी नया बैट्समैन सेंचुरी भी मार दे, फिर भी बाबर उसकी जगह आएगा, क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी है, एक पक्का टेस्ट टीम का प्लेयर है। इससे पहले हमने देखा था कामरान गुलाम थे जिन्होंने बाबर की जगह सेंचुरी की थी, लेकिन वो टीम के पास भी नहीं है। तो इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे डिस्कस करें, पाकिस्तान किस तरीके से अपनी अप्रोच के साथ चलता है, इस टेस्ट मैच को अपने पास लाता है या बांग्लादेश ले जाएगा अपने पास। क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से स्ट्रगल करती हुई हमें नजर आई। मिडिल फेस में शान हो गया, उसके बाद रिजवान गंदा शॉट मारकर आउट होना, साउथ शकील का 0 पर आउट होना, ये चीज है। रिजवान और आगा को लंबी इनिंग लेकर जानी चाहिए थी, स्पेशली रिजवान को। वो कुछ करके जाते 70-80, एटलीस्ट 80-90 रन की 100 कर जाते तो यहाँ पर बेहतर होता। बाकी अब अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।